चलिए मेरे भाई, सबको जय हिंद। आइए इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि यह क्लास 12th के बायोलॉजी का 5वां लेसन का ये सब ऑब्जेक्टिव है और हम लोग पूरे लगभग 150 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और उनमें से ये पहला वीडियो शायद होगा, क्योंकि इस अकेले वीडियो में 150 ऑब्जेक्टिव संभव नहीं है, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो देखते हैं हम कितना इसमें ऑब्जेक्टिव कर पाते हैं और फिर जितना छूटेगा अगले वीडियो में किया जाएगा, ठीक है। और हम लोग 2025 के लिए बिहार बोर्ड के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं ताकि बेहतरीन रिजल्ट आए और ये उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सर। इसी प्रकार हम लोग अलग अलग प्रत्येक लेसन के ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे, है ना। आप जरूर चैनल से जुड़े रहें और इसका लाभ उठाएं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये है कि स्त्री एक मिनट थोड़ा सा हम मार्कर ले लें। स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? याद रहे, स्त्री में आपको मालूम है कि मनुष्य में 2 तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक दैहिक गुणसूत्र और एक लिंगी गुणसूत्र। तो मनुष्य में जो पुरुष होता है उसमें दैहिक जो होता है वो 44 होता है और जो लिंगी होता है वो XY होता है, और महिला में 44 प्लस क्या होते हैं? XY। ये आपको याद रहे। तो ये जो 44 है वो दैहिक तो समान होता है महिला और पुरुष में, और लेकिन ये जो है लिंगी वो पुरुष में क्या होता है मेरे भाई? तो XY और महिला में होता है XX। तो आपको याद होगा कि महिला में गुणसूत्र होते हैं 44 प्लस XX। तो इसी क्रम में इसका आंसर 44 प्लस XX पहला सही होने वाला है, यानी स्त्री में यही गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एक संकर का जीनोटाइपिक अनुपात क्या है? जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़े थे क्लास 10th में भी आपको मिला होगा। जीनोटाइप जीन के हिसाब से अगर अनुपात बनाए तो उसको जीनोटाइपिक बोलते हैं, और फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप जिसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब बाहर से देखने से जिस प्रकार वो दिखाई दे रहा है और जो अनुपात बन रहा है उसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप, है ना। उसको फिनोटाइप बोलते हैं। तो अभी जीनोटाइप की बात हो रही है, तो जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? वो भी एक संकर में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको हम बता दें ये तो फिनोटाइपिक अनुपात है ना। फिनोटाइप है कहने का मतलब एक संकर प्रयोग में जब मेंडल बाबा किए थे तो उनको 3:1 में प्लांट मिला था, ठीक है, आपको याद होगा। और द्विसंकर जब प्रयोग किए थे तो उनको ये मिला था, यह भी लक्षण अनुपात है ना, यानी यह भी फेनोटाइप है और यह भी फेनोटाइप है। हमसे पूछा जा रहा है जीनोटाइप, तो यही एक संकरण प्रयोग में मिला था 1:2:1, शुद्ध रूप से लंबा, अशुद्ध रूप से लंबा और शुद्ध रूप से बौना। याद होगा आपको 1:2:1। ये यही है एक संकरण प्रयोग में मेंडल बाबा द्वारा दिया गया जीनोटाइपिक अनुपात, यही है 1:2:1, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये है, ये देखिए कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन, अगर एक ही स्थान पर कोई जीन, डीएनए के एक ही स्थान पर अगर कोई जीन उपस्थित है तो जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो, विभिन्न माने अलग अलग अभिव्यक्ति हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसी को तो बोलते हैं बहुएलील। उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? बहुएलील। ध्यान देते रहेंगे थोड़ा सा। उसको क्या बोलते हैं? बहुएलील। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। एक ही स्थान पर, गुणसूत्र के एक ही स्थान पर अगर कोई जीन उपस्थित हो और उसका विभिन्न अभिव्यक्ति हो, मतलब प्रभाव हो मेरे भाई, विभिन्न प्रभाव हो, तो उसको बोलते हैं बहुएलील, ठीक है। चलिए और ये घटना बहुएलीलता कहलाती है। जब आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुएलील, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र। सबसे पहला बात कि मानव गुणसूत्र की बात हो रही है, तो सबसे अधिक और सबसे कम कौन ऐसा इंसान में गुणसूत्र है जिस पर सबसे अधिक जीन पाए जाते हैं और सबसे कम? तो आपको याद होगा गुणसूत्र जोन 1 है, जो गुणसूत्र नंबर 1 जो होता है ना, उसमें लगभग सबसे अधिक 2000 के आसपास, 2000 से 2100 के बीच मान सकते हैं, है ना। 2000 के आसपास गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो वाई गुणसूत्र होता है उसमें बहुत ही कम, लगभग 50 से 200 के बीच क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में सबसे कम जो गुणसूत्र पाया जाने वाला है वो है क्या? वाई गुणसूत्र। इसमें मात्र 50 से 200 ही जीन पाए जाते हैं। और ये जो है गुणसूत्र 1, ये सबसे अधिक जीन रखने वाला गुणसूत्र है। इसमें लगभग 2000 से 2100 पाए जाते हैं। तो इसी क्रम में आपका आंसर सही हो जाएगा। गुणसूत्र 1 और वाई। गुणसूत्र 1 ये देखिए बी नंबर में है गुणसूत्र 1 और X दे दिया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाने वाला है। गुणसूत्र 1 एवं वाई पर सबसे कम और 1 पर सबसे अधिक, ठीक है। आपको ये बातें याद होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये है
दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका अरक्तता जिसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या प्रदर्शित करता है मेरे भाई? तो ये प्रदर्शित करता है इपिस्टेसिस। इपिस्टेसिस पहला ऑप्शन है, दूसरा है सह प्रभाविता नहीं, सह प्रभाविता नहीं, और ये है प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी, और एक है अपूर्ण प्रभाविता। तो इसमें ये प्लियोट्रॉपी, ये लग रहा है इंग्लिश नाम है, इसको बोलते हैं बहुप्रभाविता, यही है बहुप्रभाविता। ठीक है, तो इसका इंग्लिश नाम मेरे भाई दे दिया है। तो दात्र कोशिका रक्तता क्या प्रदर्शित करता है? तो बहुएलीलता, बहुप्रभाविता, इसको हम लोग बोलते हैं शायद प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी। तो 5 का आंसर होने वाला है सी, है ना। 5 का आंसर कौन हो जाएगा मेरे बाबू? तब सी हो जाएगा। ठीक है, प्लियोट्रॉपी इसको बोलते हैं बहुएलीलता, बार बार गलती, बहुप्रभाविता। ठीक है मेरे भाई, बहुप्रभाविता, तो आपका हो जाएगा प्लियोट्रॉपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी, ट्राइसोमी को बोलते हैं हिंदी में एकाधी सूत्रता, एकाधी सूत्रता, ये अपना नाम से ही प्रचार कर रहा है। एकाधी सूत्रता का मतलब एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है। तो 21वें गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता कौन से अनुवांशिक बीमारी होती है? माने अगर 21वां गुणसूत्र में, आपको तो मालूम है कि गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, तो अगर 21वां गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता हो जाती है, यानी एक और मतलब क्या हो जाते हैं, गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, तो आपको तो मालूम है कि 3 गो हो गया, इसलिए इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। ट्राइसोमी, जोड़ा में तो पाया जाता है गुणसूत्र, एक और एक्स्ट्रा हो गया, है ना, उसको बोलते हैं एकाधी सूत्रता, एक अधिक हो गया तो 3 हो गया, उसको बोलते हैं तब ट्राइसोमी। तो 21वां गुणसूत्र अगर ट्राइसोमी हो जाए तो कौन सा बीमारी होगा मेरे भाई? इसमें से पहला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा है दात्र कोशिका रक्तता, ये तो नहीं होगा। डाउन सिंड्रोम क्या होने वाला है? तो 6 का डी, डाउन सिंड्रोम, 6 का ये डी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम रोग है, याद रखिएगा, है ना। कई बार 2 नंबर में भी ये पूछ देता है कि डाउन सिंड्रोम क्यों होता है। तो डाउन सिंड्रोम मेरे भाई 21वां गुणसूत्र के ट्राइसोमी हो जाने के चलते होता है, यानी 21वां गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता की क्रिया हो जाने के चलते होता है। ठीक है, तो अब है ये 6 सब आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपके समक्ष है 7 नंबर, ध्यान से देखते रहिएगा। ये क्वेश्चन है कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला है, मतलब जिस तरह आपको दिख रहा है उस तरह उसको भी दिख रहा है, सामान्य दृष्टि वाली महिला, जी हाँ, जिसके पिता वर्णांध है लेकिन उसके पिताजी वर्णांध है। ठीक है, की शादी, अब उसकी शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष, सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से हो रही है। ठीक है भाई, सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से हो रही है। तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री, तो अगर उन दोनों का शादी और उनसे बच्चे हो, यानी पुत्र और पुत्री हो, तो उनमें वर्णांधता की संभावना में क्या होगा, है ना। संभावना इनमें से क्या होगा, ये कुछ संभावना दिए गए हैं, इनमें से क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। एक लड़की है और जो कि सामान्य दृष्टि वाली है, लेकिन उसके पिताजी वर्णांध थे। ठीक है, अब उसकी शादी एक सामान्य लड़के से हो रही है, सामान्य व्यक्ति से हो रही है ना। तो उनसे जन्मने वाले जो पुत्र होंगे और पुत्रियां होंगी, उनका वर्णांधता की संभावना इनमें से कौन बताएगा। तो आइए यहां पर एक हम प्लेन बोर्ड लेके पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो बीमारी होता है वर्णांधता, वो मतलब लिंगी गुणसूत्र पर लिंग संलग्न रोग है कहने का मतलब, और एक्स लिंग संलग्न रोग है, यानी इसके जो जीन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, तो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, अब रह गया कि लड़की क्या है, सामान्य है, लेकिन उसके पिताजी क्या है, वर्णांध थे। तो जो पिताजी वर्णांध थे, तो पिताजी के अंदर गुणसूत्र को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं एक्स वाई द्वारा, और पिताजी वर्णांध थे तो इसका मतलब उसके एक्स जो गुणसूत्र होंगे वो प्रभावित होगा, उस पर वो जीन पाया जाएगा कहने का मतलब। तो जब उसके ऊपर जीन पाया जाएगा तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस है तो इसको सी लिख देते हैं। कई बार किताब में सी भी लिखता है, ओ भी लिखता है, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो ये तो पिताजी का हो गया, है ना, लिंगी गुणसूत्र, यानी उसके एक्स गुणसूत्र पर वो जीन होगा, चूंकि पिताजी वर्णांध थे, और वाई गुणसूत्र होगा। ठीक है, तो जब उससे बेटी हुई है, तो जो बेटी हुई होगी, तो आपको मालूम है कि पिता से एक्स जाएगा तो पिता से ही एक्स जाएगा तो बेटी होगी, क्योंकि अगर पिता से वाई जाएगा तो बेटा होगा, और वो बेटी है यानी पुत्री है, तो पिता से एक्स गया है, पिता से एक्स गया है मतलब उस लड़की का जो लिंगी गुणसूत्र है वो हो गया है एक्स और एक्स सी,
ये एक्स सी किससे आया है, पिता से आया है। तो जो लड़की जिसकी बात हो रही है पुत्र मतलब लड़की की, उसका ये लिंगी गुणसूत्र हो गया, ठीक है भाई। और जो लड़का है वो तो सामान्य है, तो सामान्य है तो एक्स वाई, क्योंकि इस पर जहां से सी देंगे तो वर्णांत हो जाएगा, क्योंकि एक्स गुणसूत्र पर होते हैं और पुरुषों में एक ही एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो अगर उनमें वो जाता है तो डायरेक्ट हो जाता है ना। तो एक ही पर होता है तो डायरेक्ट वो रोगग्रसित हो जाते हैं। तो ये सामान्य लड़का है तो इसका गुणसूत्र लिंगी गुणसूत्र ऐसे होगा। और ये जो अगर मतलब ये लड़की है जो कि दिखने में तो सामान्य है लेकिन उसके पिताजी वर्णांत थे तो उसके अंदर ऐसे गुणसूत्र होगा, आपको याद है ना। ये रोगग्रसित तो नहीं होगी लेकिन वाहक हो जाएगी। अब आइए इसका हम लोग विवाह कराते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो युग्मक बनेंगे दो तरह के, एगो एक्स वाला और एक्स सी वाला, एक्स वाला और एक्स सी वाला। इसके अंदर जो युग्मक बनने वाले हैं वो एक्स और वाई। अब आइए फ्यूज कराते हैं। अगर ये इससे होगा फ्यूज तो होगा एक्स और एक्स, ठीक है भाई, ठीक है। अगर ये इससे फ्यूज हुआ तो क्या होगा, एक्स और वाई। अगर ये इसको फ्यूज किया तो क्या होगा, एक्स सी और एक्स, देखते रहिएगा। और ये इसको अगर फ्यूज किया तो हो जाएगा एक्स सी और वाई। सतर्क रहिएगा। तो सबसे पहले हम छांट लेते हैं। ये तो आपको मालूम है, कलर चेंज कर ले, थोड़ा चेंज कर ले, थोड़ा ढक गया है ये, देखते रहिएगा। ये जो है एक्स वाई और एक्स वाई, ये तो लड़का है, ठीक है। तो लड़का में हम क्या देख रहे हैं कि एक लड़का सामान्य होगा और दूसरा लड़का एकदम रोगग्रसित होगा, दूसरा लड़का एकदम रोगग्रसित होगा। और अगर हम देखें लड़की में तो एक लड़की एकदम सामान्य होगी और दूसरा लड़की सामान्य जैसा दिखेगी लेकिन वाहक होगी। देख लीजिए, सामान्य जैसा दिखेगी लेकिन वाहक होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें रोगग्रसित एक ही व्यक्ति हो रहा है, यानी अगर 25% 25% 25% 25% माने, चूंकि 4 है तो 100% में 25% मान सकते हैं। तो 25% व्यक्ति बोल सकते हैं कि क्या है तो बीमार है, यानी वर्णांध है। और जो 3 जो व्यक्ति है जिसमें से दो लड़की है और एक लड़का है, ये लोग देखने में सामान्य होंगे। और इसमें से वास्तव में सामान्य होगा ये दोनों, है ना, लेकिन ये देखने में सामान्य होगा लेकिन वाहक होगी, है ना। तो ऐसे मान सकते हैं कि 25% जो है इसमें 100% में से 25% रोगग्रसित होंगे यानी पुत्र वर्णांध होंगे। और बाकी जो है 75% चाहे बाकी जो बच्चे हैं लड़का चाहे लड़की मिला के, वो क्या होंगे, तो वो एक सामान्य होंगे देखने में, यानी उनका लक्षण प्रारूप देखा जाए तो ठीक ठाक होगा, एक ही जैसा होगा, है ना। लेकिन जीनोटाइपिक अलग अलग होगा, ये इसका देख लीजिए, लेकिन लक्षण देखा जाए तो समान होगा। आइए अब इसी क्रम में हम अपने चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। क्या था, आप इसको समझ गए हैं। अब आइए, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, घबराएंगे नहीं आप। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि 25% पुत्र वर्णांध, 25% वर्णांध पुत्र, ये बात सही है। 25% वर्णांध हो रहा था, पुत्र ही हो रहा था, ठीक है भाई। एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाले, और बाकी जो स्थान सभी साधारण दृष्टि वाले थे, सभी साधारण दृष्टि वाले, मतलब अगर लक्षण प्रारूप उनका देखा जाए तो साधारण दृष्टि वाले थे। अगर लक्षण प्रारूप नहीं देखा, जीनोटाइपिक देखिएगा तो अलग अलग थे, लेकिन लक्षण प्रारूप देखा तो सभी साधारण दृष्टि वाले थे, यानी यही ऑप्शन आपका सही हो जाने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। समय बर्बाद नहीं करते हुए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये है, क्वेश्चन नंबर 8। एक बालक का रुधिर वर्ग O है, एक लड़का है, उसका ब्लड ग्रुप O है भाई, ठीक है, ठीक है। तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, उसके बाबूजी का रुधिर वर्ग क्या है मेरे भाई साहब, B है। लड़का का रुधिर वर्ग O है। यहीं पे एक काम बनता है कि अगर लड़का का रुधिर वर्ग O है तो आपको तो मालूम है इसके लिए रुधिर वर्ग को निर्धारित करने के लिए 3 मतलब जीन का 3 रूप होता है, 3 एलील होते हैं। एक होता है, याद होगा आपको मेरे भाई, IA, IB और IO, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अगर पिताजी B हैं तो 2 बातें हो सकती है, या तो उनमें IB होगा और नहीं तो IB होगा, और नहीं तो IB और IO होगा। इन्हीं दोनों स्थिति में ये B लिख रहे हैं मेरे भाई, ये B लिख रहे हैं, है ना। इन्हीं दोनों स्थिति में किसी का ब्लड ग्रुप B होता है, तो पिताजी का ब्लड ग्रुप B होगा, तो या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा कौन होगा इनमें से। चूंकि बच्चा का ब्लड ग्रुप O है तो उसे जन्मने वाला का O है, इसका मतलब बाबूजी में O था, इसका मतलब ये वाला पिताजी का ब्लड ग्रुप था, ठीक है, ये वाला पिताजी का ब्लड ग्रुप था, तभी जाके बच्चा में O आया है, ठीक है। सतर्क रहिएगा, एकदम सतर्क रहिएगा। अगर ये रहता तो नहीं आता, इसमें IO है नहीं, ठीक है। अब आइए, तो ये हो गया। तो उसके पिता के जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा, हो तो गया, यही होगा जीन प्रारूप, IBIO, IBIO। ये B नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाने वाला है। 8 का क्या होने वाला है, B। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, कितने लक्षणों का, ये मतलब 10वां क्लास वाला बात हो गया। कितने लक्षणों को लिया मेरे भाई, 7 लक्षणों को लिया था, 7 लक्षणों को लेकर चला था, 7 लक्षणों को, है ना। मेंडल ने कितने लक्षणों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, 7 को पर किया। पौधा कौन लिया था, मटर का, ठीक है, आगे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये देखिए, मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने प्रतिपादित किया मतलब मेंडल ने दिया, क्या दिया भाई, तो अनुवांशिकता का नियम दिया, है ना। 10th में भी पढ़े थे आप लोग, अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पे वही बात है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया, इनमें से क्या प्रतिपादित किया, संलग्नता का नियम नहीं, इनमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो सबको याद होता है अनुवांशिकता का नियम। आपको मालूम है अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को ही अनुवांशिकता का जनक कह दिया जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा साइलेंट कर दिया जाए। चलिए तो हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बातें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को। आपको याद है पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, तो पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया मेरे भाई, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और ये प्रथम नियम था, उसके द्वारा दिए गए तमाम नियमों से सबसे पहला नियम था पृथक्करण का नियम। इसको और किस नामों से जाना जाता है, सिद्धांत और क्या कहते हैं, और किस नामों से जाना जाता है, तो इसमें है प्रभाविता का नियम नहीं, वो तो अलग था। स्वतंत्र अपीवन का नियम नहीं, ये तो अलग था। युग्म शुद्धता के नियम, इसको हम लोग बोल सकते हैं 11 का सी होने वाला है, 11 का मेरे भाई सी होने वाला है, ठीक है, युग्मकों के शुद्धता का नियम। तो आप इसको याद रखेंगे, मेंडल ने जितने भी नियम दिए उसमें से एक पृथक्करण का नियम था, ठीक है भाई, पहला ये तो समझ में आ गया, ये पहला नियम था पृथक्करण का नियम, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा कि इस नियम को और भी नामों से जानता है, उस नामों से जाना जाता है, ये नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। ऐसे भी पूछ देगा आपको कि युग्मकों की शुद्धता का नियम किसे कहा जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए युग्मकों की शुद्धता का नियम पृथक्करण के जो सिद्धांत है ना उसी को कहा जाता है, चाहे पृथक्करण के सिद्धांत को बोल देते हैं युग्मकों के शुद्धता का नियम, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ जाते, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये देखिए, द्विसंकर क्रॉस, है ना, द्विसंकर संकरण प्रयोग, एक संकर संकरण प्रयोग, मेंडल बाबा ने अपने सारे प्रयोग को 2 जगह बांट दिया, है ना। तो उसमें से द्विसंकर संकरण प्रयोग में अनुलक्षणी, जिसको फिनोटाइपिक बोलते हैं, अनुपात होता है। द्विसंकर संकरण प्रयोग में फिनोटाइपिक, अभी आपको पीछे हम बता रहे थे, है ना, तो द्विसंकर संकर प्रयोग में फिनोटाइपिक। सबसे पहले ये देखा जाए कि ये तो कोई अनुपात नहीं है मेंडल बाबा का, ये है लेकिन जीनोटाइपिक है। अब ये दोनों सोच रहा फिनोटाइपिक है, लेकिन एक संकर संकरण का प्रयोग है, ये मतलब प्रयोग का फिनोटाइपिक है, और ये है द्विसंकर संकरण प्रयोग का फिनोटाइपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया। 9:3:3:1, ठीक है, ये है द्विसंकर संकरण क्रॉस में जो फिनोटाइप आया था, फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप होकर अनुपात यही होता था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके समक्ष है कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए, क्योंकि मेंडल अपने प्रयोग में सफल क्यों हुए, सतर्क रहिएगा। तो मेंडल अपने प्रयोग में सफल क्यों हुए, ए नंबर ऑप्शन है कि उसने मटर के पौधे को चुना, मटर का पौधा तो चुना था, ठीक है, स्वतंत्र लक्षणों पर अध्ययन किया, अत्यधिक लक्षणों को चुना, और मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, बात सही है। उसने मटर के पौधे को चुना, यह भी सही है, और यह भी उसके सफलता का कारण जरूर है। अब इसमें कौन आंसर, अत्यधिक लक्षणों को चुना, अत्यधिक लक्षणों को चुना। देखिए ये लगभग सभी मेंडल के सफल का कारण, लेकिन सबसे जो प्रभावी कारण है, सबसे जो मतलब अहम कारण है उसके सफल होने का, हम इसको बोल सकते हैं कि स्वतंत्र लक्षणों का उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। जो भी उन्होंने मटर का पौधा तो लिया ही सही है, द्विलिंगी होता है, वो भी बात सही है, उनके हो सकता है कि सफलता में इनका भी योगदान हो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दी गई ऑप्शन में जो सबसे जो ज्यादा योगदान है उनके सफल होने का, वो है ये उनका काम, स्वतंत्र लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया, उनके स्वतंत्र लक्षणों को उन्होंने लेकर आगे बढ़ा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आपका 13 का आंसर होने वाला है बी, यानी स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया, मेंडल के अपने प्रयोग में सफल होने का ये रीजन था। 13 का क्या होने वाला है, बी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये है कि मेलेनिन
रंग द्रव्य की अनुपस्थिति की दशा में उत्पन्न होता है। मेलानिन नाम का एक हमारे अंदर रंगा पदार्थ होता है ना, एक रंग द्रव्य होता है, कहने का मतलब जिसके चलते वही हमारे त्वचा के रंग को डिसाइड करता है कि कौन मतलब गोरा होगा, कौन काला होगा, कौन सांवला होगा, ये सारी बातें। तो एक मेलानिन होता है हमारे अंदर, मेलानिन, ठीक है। तो उसकी अनुपस्थिति अगर वो न रहे तो फिर कौन सा दशा होगा, कौन सा रोग? वर्णांधता। अरे भाई कलर ब्लाइंडनेस नहीं, ये नहीं। रंजकहीनता, शरीर में रंजकहीनता होता है, बीमारी पड़े होंगे रंजकहीनता, तो यही रोग हो जाएगा कब? जब आपके अंदर मेलानिन है ना अनुपस्थित हो जाए, तब नहीं रहे तब। कई बार आपको रंजकहीनता वाले आसपास व्यक्ति मिलेंगे, है ना, जब मेलानिन नहीं होता है। चाहे आपको मालूम है मेलानिन की अनुपस्थिति में बहुत ही त्वचा उजला जैसा हो जाएगा, सोचो ऑस्ट्रेलियन खानी दिखेगा, आसपास कोई आपको जरूर मिल जाएगा ऐसा, है ना, ठीक है। तो आपको जिसमें मेलानिन ज्यादा होता है, आपको मालूम है कि वो ज्यादा सांवले होते हैं, और उचित मात्रा में रहे तो थोड़े से मतलब गोरे और सांवले के बीच का हिस्सा वो होते हैं, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया। तो मेलानिन की अगर अनुपस्थिति हो जाए तो बीमारी होगा रंजकहीनता। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन अगला है कि मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है। मानव नर की अनुवांशिक पहचान, जेनेटिकली उसको कैसे जांचोगे कि वो मेल है या फीमेल है? तो भाई केंद्रक द्वारा तो जांचा नहीं पाएगा, कोशिकाओं द्वारा नहीं भाई, ऑटोसोम द्वारा। ऑटोसोम तो समान होते हैं, देही गुणसूत्र। अब ये है लिंगी गुणसूत्र द्वारा। लिंगी गुणसूत्र अलग अलग होते हैं नर और मादा का। नर का क्या होता है तो एक्स वाई, मादा का क्या होता है एक्स और एक्स। तो हम लोग लिंगी गुणसूत्र से क्या कर सकते हैं, मानव नर को चाहे मानव की मादा को, है ना, अनुवांशिक रूप से उसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है, ज्यादा इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात, फिनोटाइपिक रेशियो, बाह्य लक्षणीय अनुपात किसका? F2 पीढ़ी का, F2 संतति का, ठीक है। हाँ, F2 पीढ़ी का अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में, यही तो मजेदार बात है, अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? याद रहे बाह्य लक्षण अनुपात, लेकिन किस स्थिति में, है ना? तो अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में, अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में। अभी ऊपर एक 7 नंबर क्वेश्चन में हमने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, तो उसमें अपूर्ण प्रभाविता का वो उदाहरण था मेरे भाई, है ना। तो बाह्य लक्षण अनुपात देखना है तो सबसे पहले ये देख लिया जाए, ये तो कोई अनुपात है नहीं, ये है आपका फिनोटाइपिक है, लेकिन ये तो मेंडल बाबा का नियम है। अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में ये होता है, अभी आप ऊपर देखे थे 1:2:1, ये जो अनुपात है अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में, है ना, यही है फिनोटाइपिक अनुपात। अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में, अपूर्ण प्रभाविता में कौन कौन से रोग आते हैं आपको पढ़ाया गया होगा, उसमें देखिएगा अनुपात ये बनेगा 1:2:1, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है 17 नंबर, और ये है कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है? क्यों गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन हो जाते हैं? आपको पीछे पढ़ेंगे उत्परिवर्तन, उसमें पढ़ेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और मतलब जीन वाला उत्परिवर्तन, है ना। तो उसमें गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का क्या क्या कारण है भाई? तो सबसे पहला ऑप्शन है कि सुगुणिता, ये भी है मेरे भाई, सुगुणिता। बहुगुणिता, हाँ भाई, बहुगुणिता भी है ना, बहुगुणिता भी है। ये आपका रीजन है। भौतिक प्रभाव, अगर भौतिक प्रभाव भी अगर गड़बड़ाए तो जरूर डीएनए गड़बड़ा जाता है, ठीक है, गुणसूत्र गड़बड़ा जाएगा। तो इनमें से सभी होने वाला है मेरे भाई, ये सब सुगुणिता, बहुगुणिता, भौतिक प्रभाव, ये सभी क्या है तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है। इन सबों के चलते गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन हो जाता है, सबों के चलते, सुगुणिता, बहुगुणिता और भौतिक प्रभाव। तो आपका आंसर सही होने वाला है इनमें से सभी, यानी ये सभी, डी नंबर ऑप्शन 17 का डी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट 17 का डी हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके समक्ष है 18 नंबर, कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है, और किसमें प्रभाविता में, पॉलीमेरिज्म, प्रभाविता पॉलीमेरिज्म और एपिस्टेसिस मेरे भाई, एपिस्टेसिस एक ऐसी स्थिति है, एपिस्टेसिस इसी से प्रभावित है। एपिस्टेसिस जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, एपिस्टेसिस का मतलब कि एपिस्टेटिस को आच्छादन कहते हैं हिंदी में, आच्छादन, एपिस्टेसिस, आच्छादन। इसमें वही होता है कि एक जीन जोड़ा जो होता है वो दूसरे जीन जोड़े को अपने प्रभाव को अभिव्यक्त करने नहीं देता है, चाहे मतलब उसकी अभिव्यक्ति को रोक देता है, अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। फिर से ध्यान से समझ लेंगे,
एपिस्टेसिस को हिंदी में शायद आच्छादन कहते हैं, आच्छादन, आच्छादन याद रखिएगा। इसमें होता क्या है कि एक जीन जोड़ा जो होता है मेरे भाई साहब, वो दूसरे जीन जोड़े को अभिव्यक्त होने नहीं देता, यानी उसके प्रभाव को दिखने शो करने नहीं देता है, ठीक है। तो इसका जवाब होने वाला है एपिस्टेसिस। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, किसमें? तो एपिस्टेसिस में, एपिस्टेसिस आच्छादन में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 18 का सी आंसर सही होने वाला है, 18 का सी बिल्कुल सही है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मात्रात्मक लक्षण किसे कहते हैं भाई? तो मात्रात्मक लक्षण का मतलब कि हमारे इंसान के शरीर में वह लक्षण जो मतलब बहुत सारे जीनों के संयोजन से जो हमारे अंदर कंट्रोल होता है, बहुत सारे जीनों के संयोजन से। पढ़े होंगे मात्रात्मक लक्षण, जैसे हमारे अंदर क्या हो जाएगा, बालों का रंग नहीं, त्वचा का रंग, त्वचा का रंग। आपको मालूम है कि त्वचा का रंग 3 जीन हमारे अंदर निर्धारित करते हैं त्वचा का रंग, और वो आप पढ़े होंगे उसमें ए मतलब ए था और बी था और सी था। तो उसमें याद होगा एगो ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ऐसे है ना। तो ये तो मात्रात्मक लक्षण यहीं से याद रखेंगे, जब संयुक्त जीनों के प्रभाव से हमारे अंदर मतलब संयुक्त जीनों का जो प्रभाव से हमारे अंदर जो लक्षण नियंत्रित होता है, संयुक्त जीनों के चलते जो हमारे अंदर लक्षण नियंत्रित होता है ना, उसको बोलते हैं मात्रात्मक लक्षण। मात्रात्मक लक्षण संयुक्त जीन मतलब बहुत सारे जीनों से हमारे अंदर जो लक्षण नियंत्रित होगा ओकरा के बोलेंगे मात्रात्मक लक्षण। त्वचा का रंग देख लीजिए, 3 जीन द्वारा हमारे अंदर मतलब क्या होता है, वो तय किया जाता है, मतलब उसको कंट्रोल नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। तो त्वचा का रंग हो जाएगा मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं, त्वचा का रंग हो जाएगा मात्रात्मक लक्षण में, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं 20 नंबर। एक गुणसूत्र पर अत्यधिक समीप स्थित जीन प्रदर्शित करते हैं। अगर एक गुणसूत्र पर अत्यधिक समीप, एक गुणसूत्र पर अगर अत्यधिक समीप कोई जीन है, अत्यधिक समीप स्थित जीन, तो याद रहे अगर एक ही गुणसूत्र है उस पर अत्यधिक समीप मेरे भाई अगर जीन है ना, तो वो क्रॉसिंग ओवर नहीं होने देते हैं, है ना। क्रॉसिंग ओवर नहीं होने देते मतलब जीन का एक्सचेंज होने नहीं देते हैं, जीन का एक्सचेंज होने नहीं देते हैं। तो लिखा है बहुत मतलब कम होने देते हैं। आप पढ़े होंगे, जब पढ़ाया जा रहा होगा तो उसमें आप पढ़े होंगे, एक बार और पढ़ देते हैं, गड़बड़ तो नहीं। एक गुणसूत्र पर अत्यधिक समीप स्थित जीन, ठीक है, वो क्या प्रदर्शित करेगा? तो अत्यधिक समीप जो जीन स्थित होता है ना, वो क्या प्रदर्शित करेगा? जीन विनिमय, मतलब वो जीन एक्सचेंज को रोकता है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। तो जीन विनिमय नहीं, उच्च जीन विनिमय, ये तो महा गलती होगा, जीन विनिमय नहीं, मुश्किल से कोई जीन विनिमय, केवल द्वि विनिमय, ये तो नहीं होगा, जीन विनिमय नहीं, ये सही हो जाना चाहिए आपका। मुश्किल से जीन विनिमय होता है, मुश्किल से जीन विनिमय, सही जवाब ये होना चाहिए मेरे भाई, है ना। मुश्किल से कोई विनिमय हो पाता है कब? जब एक ही गुणसूत्र पर काफी नजदीक अगर जीन स्थित हो ना, तो कई बार तो विनिमय मतलब जीन एक्सचेंज होता नहीं है, और कभी कभी हो भी जाता है। तो मुश्किल से कोई विनिमय होता है, तो आपका जवाब सही ये होने वाला है 20 का सी, मुश्किल से कोई विनिमय। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये प्रथम अनुवांशिकी के पिता, ये तो अभी आपको हम बता रहे थे पिछले क्लास मतलब पिछले क्वेश्चन में, मेंडल बाबा, मेंडल को बोलते हैं, इसमें ज्यादा डार्विन मार्गन पढ़ने की क्या जरूरत है। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कह दिया जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये है कि टर्नर सिंड्रोम, यस, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? टर्नर सिंड्रोम तो आपको याद होगा, टर्नर सिंड्रोम सबसे पहले ये तो एक लिंगी गुणसूत्र होता है, मतलब लिंग संलग्न रोग है ससुरा, कहने का मतलब टर्नर सिंड्रोम लिंग संलग्न रोग है, और इसके जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। और लिंग संलग्न रोग है ये टर्नर सिंड्रोम, ये इसमें गुणसूत्र क्या होता है? तो आपको याद होगा 44 प्लस एक्स प्लस होना चाहिए, 44 प्लस एक्स, है ना। इसमें क्या होते हैं, एक्स गुणसूत्र एक हट जाते हैं, महिलाओं में ये हो जाता है, महिलाओं में अक्सर ये रोग होता है ना, ठीक है, ये लिंग संलग्न ही रोग है। तो इसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, गायब ही हो जाते हैं, एक्स गुणसूत्र हट ही जाते हैं। तो 44 प्लस एक्स यानी कितने गुणसूत्र हो जाएंगे इसमें? 45।
आपको याद रहना चाहिए। इसमें बहुत सारे सिंड्रोम आते हैं बाबू, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, एक पटाउ सिंड्रोम है, और भी कई सारे रोग हैं, है ना। तो टर्नर सिंड्रोम में याद रहे आपको क्या हो जाता है, तो एक्स गुणसूत्र, मतलब एक्स गुणसूत्र जो महिलाओं में 2 होता है उसमें से एक हट जाते हैं, है ना। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, 45। तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा 45, 46 तो नहीं होगा क्योंकि वो तो कोई रोग ग्रसित नहीं है, 47 नहीं होता है ना। तो ये आपको बोल सकते हैं कि एक्स गुणसूत्र के मोनोसोमी, इसको ट्राइसोमी नहीं बोलते बाबू, इसको मोनोसोमी बोलते हैं। एक मतलब ट्राइसोमी का क्या मतलब कि एक एक्स्ट्रा आ गया, है ना, तो 3 को हो गया ससुरा, क्योंकि जोड़ा में होता है एक एक्स्ट्रा आ गया तो 3 को। मोनोसोमी का मतलब एक चला गया, तो इसमें एक्स गुणसूत्र एक ही होते हैं बाबू, याद रहे आपको, और एक चले जाते हैं। तो ये लैंगिक गुणसूत्र के मोनोसोमी क्रिया के चलते होता है, मोनोसोमी, यानी 45 ही हो जाएगा मेरे भाई, याद रहे 44 + x 45। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 22 का होने वाला है सही ए, 22 का होने वाला है सही ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष ये है कि मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब, मेंडल के नियम को हम कब लागू कर सकते हैं, लक्षण संलग्न है, जनक शुद्ध ब्रीड है। जनक जब शुद्ध ब्रीड हो ना, क्योंकि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो शुद्ध जनकों को लिया था, शुद्ध रूप से लंबा प्लांट, शुद्ध रूप से बौना प्लांट, है ना। तो जनक शुद्ध ब्रीड हो, जनक जब शुद्ध ब्रीड हो तभी जाके आप मेंडल बाबा के नियम, जो कि जितना भी उन्होंने पृथक्करण का नियम और जो जो उन्होंने नियम दिया उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब क्या हो, तो जनक कैसे हो, शुद्ध ब्रीड हो, शुद्ध ब्रीड, है ना, शुद्ध ब्रीड, जनक शुद्ध ब्रीड। ठीक है, एक संकर से विपर्यासी लक्षणों का जोड़ा दूसरे जोड़े पर निर्भर नहीं, इसमें कोई सही नहीं है मेरे भाई। जब शुद्ध 22-23 का बी ही होना चाहिए, जनकों का जब शुद्ध ब्रीड हो, सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। याद रहे, आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है कि मेंडल का नियम तभी लागू होगा जब जनकों का जनक शुद्ध ब्रीड हो, माने जनक शुद्ध रूप से वो माने शुद्ध रूप से जनक हो, या तो लंबा हो तो शुद्ध लंबा, बौना हो तो जिस भी लक्षण में वो शुद्ध होना चाहिए, तब जाके आप ग्रेगर जॉन मेंडल के नियमों को अप्लाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना नियम सब इसी तरह प्रयोग करके दिए हैं। तो 23 का सही होने वाला है बी, सही है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है 24 नंबर। एक जिन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, एक जिन के विभिन्न रूपों को, तो एक जिन के रूपों को हम लोग कहते हैं युग्म विकल्पी, एलील बोलते हैं अंग्रेजी में, एलील, है ना, युग्म विकल्पी। एक जिन के विभिन्न रूपों का, आपको तो मालूम है कि एक जिन के दो रूप होते हैं, बीमारी जब होती है तो कभी कभी 3 हो जाते हैं, है ना। तो एक जिन के कितने रूप होते हैं, 2 रूप, उसको एलील, है ना, युग्म विकल्पी कहते हैं मेरे भाई, एलील अंग्रेजी में कह देते हैं, युग्म विकल्पी। संपूरक जीन, विषम युग्म नहीं, जीन पूरक नहीं, एलील, है ना, यानी युग्म विकल्पी। ये आपका सही जवाब होना चाहिए। एक जिन के विभिन्न रूपों को हम लोग एलील बोलते हैं, युग्म विकल्पी। इसमें बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश उत्परिवर्तन है, अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होता है, अप्रभावी, हानिकारक, लाभकारी भी होता है, जननीय, ऐसा बात नहीं है अधिकांश जननीय नहीं होता, ये सभी अप्रभावी होता है मेरे भाई, अप्रभावी। अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं, अप्रभावी। ठीक है, अधिकांश जो उत्परिवर्तन होते हैं, देखिए हानिकारक भी होते हैं, जननीय भी उत्परिवर्तन होते हैं, जनन से भी उत्परिवर्तन हो जाते हैं, है ना, और हानिकारक भी तो होबे करते हैं उत्परिवर्तन, लेकिन अधिकांश लिखा है, इस बातों पर ध्यान देंगे। अधिकांश उत्परिवर्तन कैसे होते हैं, तो अधिकांश उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं, अप्रभावी, अधिकांश उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं, यानी 25 का आपका सही जवाब होना चाहिए ए। ठीक है, 25 का सही जवाब होना चाहिए ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड है। आनुवांशिक पदार्थ आपको तो मालूम है कि गुणसूत्र होते हैं, उस पर जीन पाए जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ है का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड को क्या कहते हैं। मतलब अगर उत्परिवर्तन हो तो आनुवांशिक पदार्थ से उस छोटे से छोटे खंड का क्या नाम है, तो रिकॉन, सिस्ट्रॉन नहीं, म्यूटॉन। आप इसे याद रखिएगा, आपको मालूम होगा उत्परिवर्तन को क्या बोलते हैं, तो उत्परिवर्तन को म्यूटेशन, है ना, तो उसी से इस शब्द को याद रखिएगा, म्यूटॉन। याद रहेगा आपको कि आनुवांशिक जो पदार्थ होता है ना, डीएनए, उस पर जो
जो जीन पाए जाते हैं, है ना, तो जब उत्परिवर्तन होता है तो वो प्रभावित होते हैं, तो उसके छोटे से खंड को क्या बोलते हैं, जो प्रभावित होते हैं तो उसके छोटे से खंड को बोलते हैं म्यूटॉन, म्यूटॉन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपके समक्ष ये है कि वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन कौन होते हैं? जो जीन वाई गुणसूत्र पर स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? याद रहे, वही पूछ रहा है, वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं होलेंड्रिक जीन, होलेंड्रिक जीन। डायरेक्ट याद रखेंगे, आपको मालूम है उत्परिवर्ती जीन नहीं, उत्परिवर्ती जीन तो जो उत्परिवर्तन करते हैं, ऑटोसोमल जीन वो तो जीन ऑटोसोम पर होते हैं यानी दैहिक गुणसूत्र पर होते हैं। ये आपका सही जवाब होगा होलेंड्रिक जीन, होलेंड्रिक जीन। याद रहेगा, वाई गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं होलेंड्रिक जीन। ओके, वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन को बोलते हैं होलेंड्रिक जीन। यानी 27 का आपका होने वाला है सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये है, हाँ, जेड जेड और जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है, किस में देखा गया है ना? जेड 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 डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण तो याद रहे, तो घोंगा, घोंगा में तो अलग प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तिलचट्टा में, तिलचट्टा में एक्स एक्स और एक्स ओ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। मोथ में पाया जाता है मेरे भाई यही जेड जेड और जेड डब्ल्यू, ऐसे भी लिखते हैं जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण। मनुष्य में तो मनुष्य में एक्स एक्स और एक्स वाई, तो याद है मनुष्य में एक्स 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 वाई, तो ये आपका मोथ में हो जाएगा, मोथ एक जीवधारी है। तो जेड 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 डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाएगा मेरे भाई? याद रखेंगे जेड जेड कई प्रकार के लिंग निर्धारण होते हैं, आप पढ़े होंगे अपने पढ़ाई के दरमियान, ठीक है, तो उसमें से याद रखना पड़ेगा मेरे बाबू, जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाएगा? तो मोथ में। तिलचट्टा में पाया जाता है एक्स एक्स और एक्सओ प्रकार का लिंग निर्धारण, तो आप इसे भी याद रखेंगे, कई बार क्या पता क्या पूछते, ठीक है, तो मोथ में। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक बिंदु परिवर्तन है, इनमें से कौन एक बिंदु परिवर्तन के कारण होता है? तो वो है सिकल सेल एनीमिया। आपको याद होगा, बहुत जबरदस्त तरीका से पढ़े होंगे, है ना, क्लास मतलब लेसन 5 में। सिकल सेल एनीमिया जिसको हम लोग बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्तता हिंदी में, है ना, तो ये एक ऐसा रोग है कि एक बिंदु परिवर्तन के चलते होता है। और आपको याद होगा कि आप पढ़े होंगे कि ये जो आपका जो अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला होती है जिसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, उसके छठे स्थान पर वैलिन एक अमीनो अम्ल होना चाहिए था, है ना, छठे स्थान पर वैलिन आ जाता है, छठे स्थान पर होना चाहिए था आपको ग्लूटामिन, याद रहे ग्लूटामिन, छठे स्थान पर ग्लूटामिन लिख भी देते हैं, ग्लूटामिन होना चाहिए था। जैसे आपको समझाया होगा कि अगर ये क्या है मेरे भाई, ये अगर आपका अमीनो अम्ल की श्रृंखला है जो आपस में जुड़े रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, छठा ला पर माने सामान्य लोगों में क्या होता है? तो सामान्य लोगों में ये होता है छठा स्थान पर ग्लूटामिन, अब पहला पर वैलिन होते हैं, वैलिन। लेकिन जाना कि सिकल सेल एनीमिया होता है, क्या हो जाता है? तो ये इससे ट्रांसफर हो जाता है, यानी ये वैलिन यहां से, ये वैलिन बोल रहे हैं, ये ग्लूटामिन क्या हो जाता है? हट जाता है, और यहां पर भी क्या आ जाते हैं? तो वैलिन आ जाता है, ठीक है, जिसके चलते वो क्या हो जाता है? तो ये सिकुड़ के और उसका जो आरबीसी होते हैं उसका आकार हसियाकार हो जाता है मेरे भाई, और हसियाकार हो जाने के चलते फिर वो मतलब रोग हो जाता है और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता, इसमें आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर मुझे बस बताना था कि बिंदु परिवर्तन क्या है। तो सिकल सेल एनीमिया कैसा रोग है जो बिंदु परिवर्तन के चलते होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? तो ये तो है पृथक्करण पहला नियम, प्रभाविता का नियम उन्होंने दिया था, और बहुजीवी वंशागति का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। स्वतंत्र अपयूहन के नियम को मेंडल बाबा का चौथा नियम बोलते हैं, दूसरा नियम, याद रहे दूसरा नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम मेंडल बाबा का दूसरा नियम है, यानी 30 का आपका सही होने वाला है आंसर डी, ठीक है। स्वतंत्र अपयूहन का नियम जो उन्होंने दिया था, कई सारे उन्होंने नियम दिया था, तो याद रहे आपको दूसरा नियम है मेंडल का क्या? स्वतंत्र अपयूहन का नियम, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम, याद रहे युग्मकों की शुद्धता का नियम यही है पहला नियम, और उसको पृथक्करण का नियम कहा जाता है ना बाबू, ठीक है। तो आइए पढ़ देते हैं क्या करा, ये किस पर आधारित है? मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम किस पर आधारित है? परीक्षण संकरण नहीं, ये क्या? प्रतीप संकरण, एक संकर संकरण मेंडल के द्वारा युग्मकों का, है ना,
युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसका एक और नाम था, आपको अभी बताया गया, पृथक्करण का नियम ना बाबू, पृथक्करण का नियम। तो ये है आपका पृथक्करण का नियम को ही बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। और ये मेंडल ने एक संकर संकरण जब प्रयोग किया था ना, उसके बाद इस नियम को दिया था युग्मकों की शुद्धता का नियम, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक संकर संकरण। ठीक है, पूछ यही रहा है कि वो किस पर आधारित है, कि मेंडल द्वारा दिया गया जो ये नियम है ना, पृथक्करण का नियम चाहे युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये किस पर आधारित है, तो एक संकर संकरण प्रयोग, एक संकर संकरण, है ना, एक संकर संकरण प्रयोग करके उन्होंने दिया था। तो 31 का सही आंसर होने वाला है सी। ठीक है, नेक्स्ट 32, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है। मेंडल के नियम का अपवाद माने उसकी गलती। प्रभाविता तो उन्होंने बताया था कि प्रभावी होता है, युग्म की शुद्धता तो बोला है। संलग्नता के बारे में मेंडल ने कुछ नहीं बोला। स्वतंत्र अपीवन, तो स्वतंत्र अपीवन बताया, यानी 3 बताए हैं। और हमसे पूछा जा रहा अपवाद, तो आपका सही जवाब हो जाने वाला है सी। सहलग्नता के बारे में मेंडल साहब ने नहीं बताया कुछ, बाकी सबके बारे में बताया, तो यही उनके अपवाद में आ जाता है। मेंडल की सहलग्नता, मेंडल के नियम का अपवाद में आ जाएगा सहलग्नता, याद रखेंगे सहलग्नता, है ना, मेंडल के नियम के अपवाद में आ जाएगा। बाकी सारे बातों को अपने उन्होंने मतलब बाकी सारी बातों को किया था अपने अलग अलग नियम में, लेकिन सहलग्नता की बात उन्होंने नहीं की थी, ये उनके अपवाद में है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपके समक्ष है, और ये है हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया एक रोग है। तो मेंडेलियन व्याधि मतलब रोग, देखिएगा गुणसूत्रीय व्याधि नहीं, ए बी में से कोई नहीं, ए बी में कोई और इनमें से कोई नहीं, मेंडेलियन रोग बोलते हैं हीमोफीलिया को। और मेंडेलियन रोग चाहे मेंडेलियन व्याधि एक ही बात है। मेंडेलियन रोग का मतलब मेरे बाबू वह रोग जो कि मेंडल द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार वंशागत होता है, याद रखिएगा, वह रोग जो कि मेंडल द्वारा जो नियम दिया गया है उसी की तरह वंशागत अगर कोई रोग हो तो अगर मेंडेलियन रोग कह देते। तो ये हीमोफीलिया ना, इसका वंशागत ऐसे ही होता है, जैसे मेंडल ने वंशागति का जो नियम दिया उसी तरह इस हीमोफीलिया का वंशागत होता है। तो इसीलिए बोल देते हैं मेंडेलियन रोग चाहे मेंडेलियन व्याधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि डाउन सिंड्रोम एक है, डाउन सिंड्रोम क्या है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है मेरे भाई, तो आपको तो मालूम है कि यह तो डाउन सिंड्रोम आप पढ़े थे, डाउन सिंड्रोम एक रोग है। तो ये क्या होता है डाउन सिंड्रोम, तो 21वां गुणसूत्र के ट्राइसोमी के चलते होता है, अगर आपको याद हो तो 21वां गुणसूत्र के ट्राइसोमी के चलते होता है ये डाउन सिंड्रोम। तो ये तो मेंडेलियन ये गुणसूत्र के बात है, इसमें क्या हो जाता है, तो 21वां गुणसूत्र में ट्राइसोमी यानी 3 गुणसूत्र हो जाते, मतलब ट्राइसोमी एक और गुणसूत्र आ जाते हैं, है ना, तो उसके चलते हो जाता है डाउन सिंड्रोम। मेंडेलियन व्याधि नहीं है, गुणसूत्रीय व्याधि है, यानी गुणसूत्रीय रोग इसको बोल सकते हैं कि गुणसूत्र में प्रॉब्लम के चलते ये हो रहा है रोग, तो इसको गुणसूत्रीय रोग बोल देंगे, गुणसूत्रीय व्याधि बोल देंगे। तो डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रीय है मेरे भाई, मेंडेलियन नहीं है। मेंडल के नियमों के अनुसार इसका वंशागत नहीं होता है, यह है गुणसूत्रीय। तो आपका 34 का सही जवाब होने वाला है बी। समझ में आपको आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके समक्ष ये रहा, मेंडल ने कार्य किया, मेंडल ने किस मटर पर कार्य किया, वो ये खाद मटर, जंगली मटर, उद्यान मटर पर, जंगली मटर पर, खाद मटर पर, और इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो मटर इस्तेमाल तो किया था, मटर का पता, ये सत्य बात है, उन्होंने उद्यान मटर को लिया था। उद्यान मटर का मतलब जाना मटर से बागवानी की जाती है ना, उन मटर को लिया था। खाद्य मटर नहीं कह सकते, खाद्य मटर का मतलब जो आपके आसपास खाने के लिए जो उगाया जाता है, लेकिन आपको याद रहे इस उद्यान मटर को भी खाया भी जाता है, उद्यान मटर को भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उद्यान मटर को। तो हमसे अगर कोई पूछे तो हम यही जवाब देंगे कि उन्होंने उद्यान मटर का इस्तेमाल किया था। उद्यान मटर जो उद्यान में लगाए जाते हैं, जिसे बागवानी की जाती है, ठीक है, तो उन मटर को लिया था। और याद रहे इस मटर को भी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी अब खाद्य मटर पर टिक नहीं लगाएंगे। खाद्य मटर पर टिक लगाने का मतलब हमारे आसपास के जो खाने वाले मटर जो हम लोग अपने उगाते हैं वो हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा उद्यान मटर, है ना, उद्यान मटर पर एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल साहब ने। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में एबीओ रुधिर समूह क्या दर्शाता है। एबीओ रुधिर समूह, एबीओ आपको मालूम है कि इसमें अभी आपको बताया गया था IA, IB और IO, 3 गो इसके एलील होते हैं ना। तो आईबीओ रुधिर वर्ग क्या दर्शाता है, अपूर्ण प्रभाविता को, बहुएलीलता को तो दर्शाता है, बहुत सारा एलील है, बहुएलीलता को, सप्रभाविता को, हाँ एक साथ प्रभावी भी है, सप्रभाविता को, तो B, C दोनों कर देंगे। अपूर्ण प्रभाविता को नहीं दिखाता है, मेंडल ने अपूर्ण प्रभाविता के बारे में नहीं बताया, है ना, ठीक है।
अब ये देखिए, ये उन्होंने, ये सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुएलिलता भी प्रकट करता है, असप्रभाविता भी प्रकट करता है। कौन? एबी और रुधिर वर्ग, ये दोनों प्रकट करता है, दोनों दर्शाता है। तो बी और सी दोनों, यानी आपका 36 का सही जवाब क्या हो जाने वाला है? तो डी, 36 का सही जवाब डी हो जाएगा। यानी बहुएलिल और सप्रभाविता दोनों प्रदर्शित होता है एबी और रुधिर वर्ग द्वारा। ठीक है, इसीलिए आपका सही जवाब हो जाएगा डी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपके समक्ष है कि पुन्नेट वर्ग, पुन्नेट वर्ग याद आ रहा है? पुन्नेट वर्ग क्या होता है? तो पुन्नेट वर्ग, जैसे पुन्नेट वर्ग कई बार आपको मिला होगा यहाँ पे, है ना। इसमें एक्स ले लेते हैं, फिर इसमें जैसे आईओ वाला ही देख ले, आईओ, आई ए, आई बी और आई ओ इधर ले लेते थे। फिर यहाँ पर आई ए, आई बी और यहाँ पे क्या ले लिया जाए? एक और आई ओ। फिर इन एलिल के मिलने से क्या बनेगा? आई ए, आई ए। इस तरह करके जो बच्चों को समझाया जाता था। तो ये जो वर्ग था, ये इसी को बोलते हैं पुन्नेट वर्ग। कौन वर्ग? पुन्नेट वर्ग। सबसे पहला बात, पुन्नेट वर्ग, है ना। और इसको किसने? तो इसको रेजिनेल्ड साहब ने, रेजी याद रखिएगा, रेजिनेल्ड पुन्नेट नाम था उस भाई साहब का, रेजिनेल्ड पुन्नेट। तो रेजिनेल्ड पुन्नेट ने क्या किया था? इस वर्ग को बनाया था, इसलिए उसका नाम पुन्नेट हो गया। उनके नाम में ही पुन्नेट था, तो इसको वर्ग को पुन्नेट वर्ग बोलते हैं। कोई बार बायोलॉजी में आपको ऐसा मिलेगा, नहीं तो मिला होगा। ठीक है, तो पुन्नेट वर्ग, तो पुन्नेट वर्ग विकसित किया किसने? तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, रेजिनेल्ड ने। पूरा नाम था रेजिनेल्ड पुन्नेट, रेजिनेल्ड पुन्नेट। यहां पर लिख भी सकते हैं पुन्नेट, ताकि आपको याद रहे पूरा नाम, रेजिनेल्ड पुन्नेट ने, है ना। चलिए, तो इसमें 37 का आपका सही जवाब होने वाला है सी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था भाई? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत पढ़े होंगे। तो मेंडल ने तो आनुवंशिकता का दिया था। वाटसन एवं सटन ने, रेनॉल्ड्स ने, ये तो पुन्नेट दिया था। बवेरी ने, ये अलग नहीं था, इसमें कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे दोनों ने मिलकर दिया था, बवेरी और सटन ने। ठीक है, सटन और बवेरी ने। आपको याद होगा, पढ़े होंगे आप कि मेंडल बोल रहे, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत माने गुणसूत्र ही लक्षणों को एक खानदान से दूसरे खानदान में ले जाते, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते, कहने का मतलब। तो इसको सटन और बवेरी ने, है ना, सटन और बवेरी। हमारे हिसाब से यहाँ पे वाटसन नहीं, यहाँ पे बवेरी होना चाहिए था। यहाँ पे इसको काट देना चाहिए, तब ये सब सही आंसर होने लगेगा, है ना। बोवेरी बोलते हैं, बोवेरी। ठीक है, अब पूरा नाम था वाल्टर सटन और थियोडो बोवेरी। पूरे नाम से नहीं मतलब है, थियोडो बोवेरी, वाल्टन सटन, शॉर्टकट में बोवेरी और सटन बोल देते हैं। इन्होंने क्या किया था? अनुवांशिक वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। तो ये मिस्टेक है, और तब आंसर अगर यहाँ पे बोवेरी होता है, तब जाके आपका बी आंसर सही होने लगेगा, नहीं तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं था, क्योंकि बोवेरी अलग लिखा है और सटन इसके साथ लिखा था, वाटसन के साथ। तो वाटसन साहब ने नहीं दिया था, बोवेरी और सटन ने, याद रखिएगा, गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था, वो भी वंशागति का। याद है, 38 का सही जवाब होने वाला है बी, 38 का बी। आगे बढ़ जाए। अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया? अनुवांशिकता के नियम को, तो ये तो मेंडल बाबा ने, अनुवांशिकता के नियम को, है ना। जितने भी अनुवांशिक जो पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, ये सब जो है ना, अनुवांशिकता का जो भी नियम है उसको किसने दिया था? तो मेंडल ने। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। 39 का क्या होने वाला है मेरे भाई? सी, 39 का सी। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। 39 था ना, 39 था अनुवांशिकता का नियम किसने? अब 40। अब आइए, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे प्रथम अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया? सबसे पहले दुनिया में अनुवांशिकी शब्द को प्रस्तावित किसने किया था? तो मेंडल ने नहीं, याद रखिएगा। अनुवांशिकता का भले जनक उन्हें कहा जाता है, अनुवांशिकता के सारे नियम उन्होंने दिए, लेकिन अनुवांशिकी जो शब्द है, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी जो शब्द है, उसको सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था, वो हमारे थे वेटसन साहब। वाटसन लिखता है, वेटसन यहाँ पे लिखा है, वाटसन, है ना, वेटसन। ठीक है, याद रखिएगा, वेटसन ने सर्वप्रथम, है ना, मार्गन ने नहीं। ये तो फल मक्खी वाला है कहानी, ये जब होगा तो बताया जाएगा। प्रत्येक को अगर चर्चा की जाए तो वक्त लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो वेटसन ने अनुवांशिकी शब्द का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? वेटसन साहब ने। ठीक है, वेटसन, याद रखिएगा। 40 का आंसर आपका सी होने वाला है।
अगला ये है आपका क्वेश्चन नंबर 41। हसियाकार रुधिराणु अरक्तता, इसी को बोलते हैं सिकिल सेल एनीमिया। अभी बात हो रहा था हसियाकार रुधिराणु अरक्तता। सिकिल सेल एनीमिया में अमीनो अम्ल संघटक होता है, अमीनो अम्ल संघटक होता है श्रृंखला में, संघटक होता है। हसियाकार रुधिराणु अरक्तता में एमिनो अम्ल संघटक होता है। श्रृंखला में वैलिन द्वारा ग्लूटेमिक अम्ल, श्रृंखला में ग्लूटेमिक एसिड द्वारा ये मिस्टेक है सर वाले, इसको सही करते हैं। सबसे पहला बात यहां पे होना चाहिए अल्फा श्रृंखला, अल्फा श्रृंखला, यहां पे होना चाहिए बीटा श्रृंखला मेरे भाई, बीटा श्रृंखला, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा श्रृंखला। आप पढ़े होंगे है ना, नहीं पढ़े होंगे तो आपको मेरे भाई 6 लेसन में आपको मिलने वाला है ना, ये 5 लेसन है, 6 में मिलेगा। और भी इसके बारे में जब आप उसमें डीएनए से डीएनए बनना ये सब पढ़ेंगे ना तो आपको उसमें मिलेगा। अल्फा श्रृंखला में वैलिन द्वारा ग्लूमेटिक अम्ल, ठीक हो गया। अल्फा श्रृंखला में ग्लूटेमिक द्वारा वेल लिखा है तो वैलिन होना चाहिए, बस ये सही हो जाएगा। अब वैलिन अम्ल द्वारा ग्लूमेटिक अम्ल और ग्लूटेमिक अम्ल द्वारा वैलिन, ठीक है। अब आइए देखते हैं सबसे पहला बात आपको बताया गया होगा जब सिकिल सेल एनीमिया हम बता रहे थे, इसके पहले चर्चा हुआ था उसमें बताए होंगे, जो छठा होता है ना, बता रहे थे ऐसे ही बताए थे कि जो एमिनो अम्ल का जो श्रृंखला होता है जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं मेरे भाई साहब, उसमें जो छठा स्थान है ना 1 2 3 4 5 6, ये यहां पर कायदे से क्या होना चाहिए तो ग्लूटेमिक होना चाहिए, ग्लूटेमिक। कहीं कहीं ग्लूटेमिन भी लिख रहा है तो आप ध्यान देते रहिएगा, ग्लूटेमिन, ग्लूटेमिक होना चाहिए यहाँ पे कायदे से। लेकिन हो जाता है कि यहाँ पर क्या आ जाता है तो वैलिन आ जाता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, वैलिन आ जाता है मेरे भाई, वैलिन, जिसके चलते वो मतलब सिकुड़ जाता है और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करने के चलते सिकुड़ जाता है और वो उसका आकार हंसियाकार हो जाता है, हंसुआ के आकार का ससुरा हो जाता है ना। तो किसका आकार, आरबीसी का, तो उसी को बोलते हैं हंसियाकार, मतलब रुधिराणु अरक्तता यानी सिकिल सेल एनीमिया। तो कारण आपको मालूम चल गया। तो क्या आ जाता है यहाँ पे वैलिन आ जाता है, किसके स्थान पे तो ग्लूटेमिक के स्थान पे, ठीक है। अब आइए, लेकिन ये क्रिया बीटा श्रृंखला में होती है, 4 श्रृंखलाएं होती है, 2 एक समान होता है उसको अल्फा श्रृंखला, 2 एक समान होता है बीटा श्रृंखला। तो बीटा श्रृंखला में ये होता है तो पढ़ देते हैं, अल्फा श्रृंखला वाला तो होने वाला नहीं है, बीटा श्रृंखला। बीटा श्रृंखला में वैलिन द्वारा ग्लूटेमिक अम्ल का विस्थापन, हाँ वैलिन आ जाता है, ग्लूटेमिक को हटा देता है। आपका सही जवाब होने वाला है सी। बीटा श्रृंखला में क्या होता है तो वैलिन चला जाता है और ग्लूटेमिक को क्या कर देता है तो विस्थापित कर देता है, वहां पे वो उसका स्थान ले लेता है ना, किसमें तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के 6वें स्थान पर, ठीक है। तब जाके हो जाता है ये बीमारी जिसका नाम है सिकिल सेल एनीमिया, हंसियाकार रुधिराणु अरक्तता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, मानव रुधिर वर्ग AB में, मानव रुधिर वर्ग AB, अगर आपका रुधिर वर्ग AB है तो क्या होगा, एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी A उपस्थित और एंटीबॉडी B उपस्थित। मेरे भाई जब आपको याद होगा जब आपका रुधिर वर्ग AB हो, आपका ब्लड ग्रुप AB हो, आपके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होते, तो ये सही हो जाएगा, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं मतलब कि कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है, कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है। जब आपका रुधिर वर्ग AB हो कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है, तो ये सही आपका जवाब हो जाएगा, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। यानी 42 का आपका सही आंसर होने वाला है बी, 42 का बी। आगे बढ़ जाते 43 एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभाव से रोकता है, मतलब उसको अभिव्यक्त नहीं होने देता। ये तुरंत क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, एक जीन, ये रिपीट कर गया क्वेश्चन, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को है ना रोकता है यानी अभिव्यक्त नहीं होने देता, जिसे क्या कहते हैं तो प्रभाविता नहीं, पॉलीमेरिज्म नहीं, है ना, एपिस्टेसिस। आपको याद है एपिस्टेसिस, शायद इसको आच्छादन कहते हैं, उस समय भी आपको हम बताए थे आच्छादन, है ना। इसमें क्या होता है तो एक जीन का प्रभाव दूसरे जोड़े जीन के प्रभाव को अभिव्यक्त होने नहीं देते हैं, तो इसका सही जवाब होने वाला है एपिस्टेसिस। ये क्वेश्चन रिपीट किया है, आपको तुरंत इसके पीछे मिला था, है ना। अभी बैक करेंगे तो वक्त लगेगा, यानी 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब ये आपका 44 नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि मेंडल संलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए।
मेंडल साहब जो संलग्नता हो रहा था, उन्होंने, आपको मालूम है कि कुछ नहीं कहा संलग्नता के बारे में, क्यों नहीं कहा, क्या क्यों नहीं देख पाए? तो सिनेप्सिस के कारण, विनिमय के कारण, विनिमय मतलब एक्सचेंज, जीन का एक्सचेंज, जीन के एक्सचेंज के कारण उन्होंने ना संलग्नता को नहीं देख पाया, है ना, इसीलिए। तो यहां पे आपका प्रश्न था कि मेंडल संलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए, तो विनिमय के कारण। तो विनिमय सही जवाब हो जाएगा, उत्परिवर्तन के चलते नहीं। स्वतंत्र विवरण के बारे में तो उन्होंने खुद कहा, है ना। चलिए ठीक है, तो विनिमय यानी जीन एक्सचेंज, है ना, जीन विनिमय, उसके चलते उन्होंने उसको नहीं देख पाया, किसको, संलग्नता को। तो 44 का सही उत्तर आपका हो जाने वाला है बी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय 45 नंबर क्वेश्चन है। जीन का विनिमय अब किस अवस्था में होता है? जो उस समय से हम लोग क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे थे, जीन एक्सचेंज की बात कर रहे थे, जीन विनिमय, वो किस अवस्था में होता है? तो इसको डायरेक्ट याद रख लेंगे, पैक्टीन अवस्था में मेरे भाई। पैक्टीन, जाइगोटीन अवस्था, डिप्लोटीन अवस्था और लिप्टोटीन नहीं, तो पैकिटीन लिखा है, पैकिटीन, पैक्टीन भी कहीं कहीं लिखता है पैकिटीन। पैक्टीन अवस्था में, है ना, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तो जीन का विनिमय यानी ओवर, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, चाहे जीन एक्सचेंज बोलते हैं इसको, तो वो किस अवस्था में होगा? तो ये होगा पैकिटीन, चाहे पैक्टीन कहीं कहीं लिखता है, तो पैक्टीन अवस्था में। आप इसको याद कर लेंगे, 45 का सही जवाब होने वाला है बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 46। ठीक है, तो समीपस्थ स्थित कोशिका, समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीनों पर होंगे। समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र, ठीक है, समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीन पर होंगे। क्या होंगे? तो समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीनों पर होंगे। याद रहे कि यह भी क्वेश्चन रिपीट कर गया, आपको एक बार मिला था, जस्ट इसके पहले क्वेश्चन एक आया था कि अगर एक ही जीन पर दो अत्यधिक समीप स्थित अगर जीन हो तो क्या प्रदर्शित करते हैं? तो जब ऐसी स्थिति आती है तो कोई विनिमय नहीं होता है। अच्छा, कभी कभी होता भी है तो दोहरा विनिमय, तो ये होगा नहीं, करे कोई विनिमय नहीं, कोई विनिमय नहीं, विनिमय कभी कभी होता है, तो मुश्किल से कोई विनिमय, उसमें भी यही ऑप्शन था, है ना। क्वेश्चन तो रिपीट कर गया है तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता दें, याद रखिएगा ये बार बार कि मतलब गुणसूत्र पर समीप स्थित जो क्या होते हैं, जो जीन होते हैं ना, जीन होते हैं, है ना, तो क्या होता है, उनमें मुश्किल से कोई विनिमय होता है, मुश्किल से ओवर क्रॉसिंग होता है, चाहे जीन एक्सचेंज होता है, मुश्किल से, कभी कभी, ज्यादातर नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें भी समझाया गया था। चलिए, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है? तो लिंग निर्धारण तो XX XY होता है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बात शायद नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, माँ के पोषण द्वारा। माँ के पोषण से लिंग निर्धारण नहीं होता भाई। पिता के प्रबलता, प्रबलता से कहां होगा? पिता चाहेगा तो हो जाएगा बच्चा, मतलब लड़का, नहीं चाहेगा तो लड़की, ऐसी प्रबलता से नहीं होगा। लिंग गुणसूत्र के विशिष्ट संयोजन से, ये सही है। लिंग गुणसूत्र जो होते हैं उसका जो संयोजन होगा ओकरे हिसाब से तय होगा कि लिंग मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है, मतलब नर होगा या मादा होगा, है ना। भ्रूण के विशिष्ट पोषण, भ्रूण में कुछ भी पोषण हो जाए लिंग निर्धारण नहीं होगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण अगर होगा तो किससे होगा? लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोजन से, है ना। लिंग गुणसूत्र के संयोजन से ही तय होगा कि लिंग, बच्चे का लिंग क्या होने वाला है। तो ये सिंपल सा चीज है। लिंग निर्धारण किससे होगा? मनुष्य में। तो लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोजन से, यानी 47 का आंसर होने वाला है सी। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। कौन कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है? कानों पर बाल जो होते हैं उसका जीन, माने उसका जीन कहां पाया जाता है, ये पूछा। कानों पर बाल की बहुलता माने कानों पर बाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसका जीन कहां पाया जाता है? तो सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जो कानों पर बाल होते हैं अक्सर पुरुषों के होते हैं, कभी कभी, है ना, देखिएगा, वो भी सबके नहीं, है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं जिसके कान पर यहाँ पे बाल निकला रहेगा, है ना। तो कानों पर जो बाल निकलते हैं पुरुषों के, है ना, उसका जीन कहां पाया जाएगा? तो एक्स गुणसूत्र पर नहीं पाया जाएगा मेरे भाई। पुरुष में होते हैं वाई गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो इसी से आपको याद रखना है कि कान पर बाल निकलते हैं पुरुषों के, और पुरुषों में गुणसूत्र होता है लिंगी गुणसूत्र, कौन? तो वाई। तो यानी वाई गुणसूत्र पर पाया जाता है कानों पर बाल की बहुलता वाला जीन। बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बी। 48 का बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर अगला 39।
पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया जाता है। पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया जाता है, किसमें इसमें से पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया जाता है ना? मिराबिलिस जलापा में और पाइसम सेटाइवा में, पाइसम सेटाइवा में, तो मटर का वैज्ञानिक नाम हो गया लेथरस ओडेरेटस में, और ओइनोथेरा लिमार्कियाना, ओइनोथेरा लिमार्कियाना। आपको याद होगा 10 बजिया 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलापा, इसमें अपूर्ण प्रभाविता पाया जाता है। अपूर्ण प्रभाविता पूछ भी रहा है, अपूर्ण प्रभाविता नहीं पूछ रहा है, वो डायरेक्ट कह रहा है कि पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित होता है। तो जब इसमें जब इसमें अपूर्ण प्रभाविता पाया जाता है तो इसमें पूर्ण प्रभाविता, इसका मतलब अनुपस्थित रहता है। तो आपका सही जवाब यही हो जाएगा मेरे भाई साहब, है ना? क्या कि मिराबिलिस जलापा, है ना? 4 o'clock प्लांट बोलते हैं मिराबिलिस जलापा को, 4 o'clock प्लांट, है ना? चलिए, तो मिराबिलिस जलापा में क्या पाया जाता है? तो अपूर्ण प्रभाविता आपको पढ़ाया गया होगा, ये बताया गया होगा। उसमें एक लाल होता है फूल और एक उजला होता है, उसके बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो दोनों का प्रभाव दिखता है और वो पिंक हो जाते हैं। बताया गया होगा अपूर्ण प्रभाविता पाया जाता है ना? तो इसमें लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि अपूर्ण प्रभाविता किसमें पाया जाता है, डायरेक्ट लिखा है कि पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित रहता है। तो जब एकरा में और पूर्ण प्रभाविता पाया जाता है तो पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित रहता है। आप यहीं से इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा टेक्निकली जाने की जरूरत नहीं है। 39 का सही जवाब आपका है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 का 49 का ए, 49 का ए, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो अभी जस्ट आया था डाउन सिंड्रोम, 21वां गुणसूत्र का ट्राइसोमी के चलते होता है। 21वां जो गुणसूत्र होता है तो उसके 2 रूप होते हैं, गुणसूत्र जुड़े में पाया जाता है, आपको पता है। तो एक और आ जाता है, ट्राइसोमी के चलते होता है। तो कितना गुणसूत्र हो जाएगा? तो 21वां में एक और आ जाएगा तो 46 होता है, तो 47 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमको लगता है पहले भी आ चुका है, इसके पहले, है ना? डाउन सिंड्रोम याद रखिएगा, 21वां गुणसूत्र पर ट्राइसोमी के चलते, यानी एकाधी सूत्रता के चलते होता है डाउन सिंड्रोम। तो उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाती है? 47। ठीक है, एगो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो एगो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? एडिटिव और प्लियोट्रोपिक, प्लियोट्रोपिक, एपिस्टेपिक और स्प्लीमेंट्री और एपिस्टेपिक और प्लियोट्रोपिक, ये सब इंग्लिश नेम में ध्यान दीजिएगा। प्लियोट्रोपिक होना चाहिए। प्लियोट्रोपिक का मतलब होता है बहु प्रभाविता, याद रखिएगा आप, यही है मेरे बाबू, बहु प्रभाविता। ठीक है, बहु प्रभाविता, इसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिक। तो यही है बहु प्रभाविता, बहुत सारा प्रभाव लिखा है कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला, बहु प्रभाविता, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन जो होता है उसको बोलते हैं बहुत प्रभावी जीन, ये घटना को बोलते हैं बहु प्रभाविता। तो प्लियोट्रोपिक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कई लक्षणों को, आवाज आ रहा होगा, चलिए ठीक है, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? तो प्लियोट्रोपिक कहलाता है। प्लियोट्रोपिक, इसका हिंदी नाम होता है बहु प्रभाविता। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ये इंग्लिश नाम लिख दिया, तो कई बार इंग्लिश नाम भी लिख देता है। आप सतर्क रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा मेरे भाई, है ना? इसको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये है कि विभिन्नताओं का स्रोत क्या है? विभिन्नता किसके चलते होता है? विभिन्नता पढ़े होंगे 10th में भी, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में, है ना? लैंगिक जनन से ज्यादा विभिन्नता होता है और अलैंगिक से कम होता है, वही विभिन्नता की बात करिए। विभिन्नता यानी वेरिएशन, हाँ, का स्रोत क्या है? तो स्रोत क्या है? तो समसूत्री, अर्धसूत्री और ये है निवेशन, उत्परिवर्तन से बहुत ज्यादा विभिन्नता होती है। उत्परिवर्तन आप पढ़े होंगे कि उत्परिवर्तन मतलब एकाएक चेंजेस आ गया किसी जीवधारी में। मेरे भाई जो आपको जनन बताया उससे भी उत्परिवर्तन होता है, विभिन्नता होता है, लेकिन बड़ा वक्त लगता है उस तरह से विभिन्नता होने में, थोड़ा थोड़ा विभिन्नता होता है। उत्परिवर्तन से बहुत ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलता है, तो उत्परिवर्तन आप लगा लेंगे, पढ़े होंगे म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो विभिन्नता का ना मुख्य स्रोत क्या है मेरे भाई? तो उत्परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर जीन बीन में बहुत बार आया है ये, क्रॉसिंग ओवर जीन बीन में देखते रहिएगा किस अवस्था में होता है, ये रिपीट कर गया, किस अवस्था में होता है? तो पैक्टीन। अभी ये क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले मेरे भाई, है ना? तो
किस अवस्था में होता है? ओवर क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैक्टिन। ये अभी रिपीट किया, आपको अभी बताया गया था, अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो उसमें एक अवस्था आता है, अर्धसूत्री विभाजन की एक अवस्था पैक्टिन अवस्था, उसी में होता है ना। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा, है ना, कि अर्धसूत्री विभाजन की एक अवस्था होती है जिसका नाम है पैक्टिन, उसी में होता है। ये क्वेश्चन रिपीट किया, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। याद रहे, एडेनिन न ग्वानिन से, एडेनिन न मेरे बाबू ग्वानिन से प्रतिस्थापित होता है। तो आपको बताया गया होगा कि प्यूरिन और पिरिमिडीन, तो प्यूरिन दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो इसका मतलब एडेनिन ग्वानिन से प्रतिस्थापित हो रहा है का मतलब प्यूरिन, याद रहे, ऐसे लिखते हैं इसको, प्यूरिन, प्यूरिन में अगर क्या हो जाए, है ना, प्यूरिन अगर प्यूरिन से ही प्रतिस्थापित हो जाए, प्यूरिन होता है रिन, प्यूरिन प्यूरिन से अगर प्रतिस्थापित हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? वही लिखा है, तो एडेनिन एडेनिन से ही, तो एडेनिन एडेनिन के मतलब प्यूरिन प्यूरिन से ही, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेरे भाई, ट्रांजिशन। और एक ट्रांसवर्सन भी होता है, दिया है ऑप्शन में। और ये क्या होता है? तो प्यूरिन किस में हो जाता है? तो प्यूरिन प्रतिस्थापित हो जाता है पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, याद रखिएगा, पिरिमिडीन। जब प्यूरिन पिरिमिडीन में स्थानांतरित हो जाए, प्यूरिन पिरिमिडीन से स्थानांतरित हो जाए, कहने का मतलब तो होता है ट्रांसवर्सन, ट्रांसवर्सन। और जब प्यूरिन प्यूरिन में ही क्या हो, मतलब प्रतिस्थापित हो, प्यूरिन प्यूरिमिडीन से प्रतिस्थापित हो, एडेनिन जैसे ग्वानिन से, चाहे ग्वानिन एडेनिन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। याद रहे, संक्रमण हिंदी में बोलते हैं इसको, संक्रमण, है ना, ट्रांजिशन। ये है ट्रांसवर्सन, तो ये वाला है प्यूरिन पिरिमिडीन वाला। एक और फ्रेम विस्थापन, सब दे दिया, एक ही तरह का है, याद रखिएगा। फ्रेम विस्थापन में, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में क्या होता था? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, तो उसमें जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वही एक आ जाते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। मतलब एक या तो विलोपित हो गया, नहीं तो एक का निवेशन हो गया, चाहे वो का विलोपन हो गया। ये सही शब्द है, निवेशन चाहे विलोपन हो जाए, किसका? तो नाइट्रोजनी क्षारकों का, तो जाके उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन ना। चलिए ठीक है, तो ये सब बिंदु उत्परिवर्तन तीनों है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन था एडेनिन ग्वानिन से खाली हुआ, यानी प्यूरिन प्यूरिन में, तो हो जाएगा ट्रांजिशन। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है 55 नंबर की ट्रिटिकम स्टीवम क्या है? ट्रिटिकम स्टीवम शब्द पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। ट्रिटिकम स्टीवम, तो सबसे पहले आप इसके बारे में जानिए कि क्या है, तब आपको पता चल जाएगा। तो पहले ट्रिटिकम स्टीवम एक गेहूं का एक कृत्रिम नस्ल है, गेहूं का, याद रखेंगे, गेहूं का क्या है? कृत्रिम, कृत्रिम नस्ल का नाम है मेरे भाई, है ना, नस्ल है ना, गेहूं का कृत्रिम नस्ल है, इसका नाम है क्या? ट्रिटिकम स्टीवम। अब क्या होता है? तो ये होता है हेक्साप्लॉइड होता है, हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। यहां पर लिखा है पहला ट्रिप्लोइड, ट्रिप्लोइड, ये तो दोनों एक ही चीज लिख दिया है और उसे मतलब ही नहीं है, चूंकि वो आंसर ही नहीं है, हालांकि अलग अलग होना चाहिए, है ना। टेट्राप्लोइड लिखा है, सॉरी, एक ही नहीं लिखा है, ये अलग अलग है। ट्रिप्लोइड और टेट्राप्लोइड ये अलग अलग है, लेकिन ये नहीं है, हेक्साप्लॉइड जाता है, हेक्साप्लॉइड, है ना। आप हैप्लोइड, डेप्लोइड सुनेंगे, डेप्लोइड भी दिया है, हैप्लोइड सुनेंगे, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, तो ये हो जाता है हेक्साप्लॉइड, 6 गुणित होता है ना। इसके गुणसूत्र 6 गुणित होते हैं मेरे भाई, है ना, 6 × 7 होता है, 6 × 7, ठीक है, याद रहे आपको। तो ये गुणसूत्र हेक्साप्लॉइड होता है, ठीक है, किसके? तो ट्रिटिकम स्टीवम के क्या है? तो गेहूं का एक कृत्रिम नस्ल है, सब याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट 56 अगला, कि एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? प्रभाविता को कि अपूर्ण प्रभाविता को कि संलग्नता को, आखिर इनमें से कोई नहीं, प्रभाविता को, अपूर्ण प्रभाविता को, संलग्नता, ये क्या लिखा है कि एक क्रॉस में, याद रहेगा, 1:2:1, 1:2:1, है ना। तो मेंडल के एक क्रॉस में 1:2 प्रभाविता, याद रखिएगा थोड़ा सा, है ना। ये प्रभाविता को क्या करता है? दर्शाता है, ये अनुपात प्रभाविता को। मेंडल के प्रयोग में ये अनुपात आया था, कौन? जीनोटाइपिक अनुपात में, याद रहे, है ना। तो ये प्रभाविता को दर्शाता है, प्रभाविता को। 56 का सही जवाब होने वाला है ए, 56 का सही जवाब ए। याद रहेगा कि एक क्रॉस में पूछा है, एक क्रॉस में 1:2:1 किसको दर्शाता है? तो प्रभाविता को, प्रभाविता को। इसके पहले आया था एक अप्रभाविता वाला, है ना, तो उसको ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, इनमें से कौन सा रक्त समूह
सर्वाधिक रक्तदाता है। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक रक्तदाता, ब्लड डोनेट करने वाला। तो आपको मालूम है ओ, इसमें ज्यादा टेक्निकली जरूरत नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो डोनर कहलाता है, वो किसी को भी दे सकता है ना, लेकिन बड़ा दिक्कत है उसको लेने में, है ना। तो डोनर रक्तदाता, है ना, सबसे अधिक सार्वभौमिक है, क्या है, तो ओ है। इसमें बहुत ज्यादा समझना नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया। और अर्जित गुणों आपको मिला होगा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, एक टॉपिक पढ़े होंगे उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं मेरे भाई, तो ऐसा लक्षण जो जीवधारी अपने जीवन काल में उसको जीवन जीने के दरमियान जो लक्षण उसके शरीर में जो उत्पन्न होते हैं, चाहे उसके जीवन में जो आते हैं, तो उसको बोलते हैं उपार्जित लक्षण, चाहे अर्जित लक्षण। यहाँ पे अर्जित लिखा है तो हम अर्जित बोल दे रहे हैं, लेकिन आप इसको उपार्जित नाम से पढ़े थे, एक ही बात है। तो अर्जित गुणों की वंशागति, तो अर्जित लक्षण आपको समझ में आ गया। तो जो अर्जित लक्षण होते हैं वो भी वंशागत होते हैं। इसका सिद्धांत किसने दिया था, तो लैंडमार्क ने, लैंडमार्क, लमार्क लिखा है, लमार्क, लमार्क नहीं, लैंडमार्क नहीं, लमार्क ने, लमार्क ने। डार्विन ने नहीं, डार्विन ने नहीं, डेवरिस ने नहीं, हैकल ने एकदम नहीं मेरे भाई। किसने दिया था, लैमार्क ने। इसी को कहते हैं लैमार्कवाद भी कहते हैं, आपको मालूम होगा, लैमार्कवाद। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, तो लमार्क ने दिया। इसको लमार्कवाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी 58 का सही जवाब होने वाला है बी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये 59। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप, एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप, फिनोटाइपिक अनुपात इसमें से कौन है। तो सबसे पहले कि ये तो है जीनोटाइपिक अनुपात और ये दोनों है फिनोटाइपिक, लेकिन ये एक संकरण का है और ये दुई संकरण का है। तो हमसे पूछ रहा है एक संकर क्रॉस यानी एक संकरण प्रयोग में फिनोटाइपिक क्या आया था, तो ये आया था मेरे भाई। तो ये हटा दीजिए, ये आपका सही जवाब हो जाएगा 59 का बी। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात, एक संकरण का कौन अनुपात, फिनोटाइपिक अनुपात। चलिए ये कट चुका है, थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब हो गया, आप 2 मिनट समय दीजिए मुझे, है ना। ये लाइन जब हिल रहा है तो ये कट जा रहा है, अभी स्टार्ट हो जाएगा ये, है ना। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ये मेरे भाई, मात्र एक क्वेश्चन है। 59 शायद हम लोग आ गए थे, एक ही क्वेश्चन था। लाइन थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है तो ये डिजिटल बोर्ड, ये सब कंप्यूटर चल रहा है लेकिन ये डिजिटल बोर्ड कट जा रहा है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है 59 नंबर कि एक, ये तो हो गया था ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये 59 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, फिर मार्कर ले लेना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन क्या है पढ़ लीजिए कि मनुष्य और खास करके किसमें, पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। तो ये आपको याद होगा कि 44 तो समान होता है और इसमें क्या होता है, लिंगी एक्स और वाई। तो ये हो जाएगा 44 एक्स वाई, 44 और एक्स वाई। पुरुषों में लिंगी दैहिक गुणसूत्र 44 होते हैं, तो और लिंगी गुणसूत्रों को एक्स वाई से सूचित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा पुरुषों में, है ना, गुणसूत्र की संख्या तो 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है ये, इनमें कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है। इसमें कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है, इनमें कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है। प्रभाविता का नियम उन्होंने दिया था, पृथक्करण का नियम दिया था, स्वतंत्र अपयूहन का नियम दिया था, पृथक्करण प्रभाविता का नियम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र अपयूहन का, ये पूछ रहा है कि इनमें कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है, इनमें से कौन मेंडल का नियम व्यापक नहीं है, व्यापक।
व्यापक नहीं है। व्यापक, पृथक्करण का नियम व्यापक है, प्रभाविता का नियम तो है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अगर आपको याद रहे तो जब मेंडल का हम लोग अपवाद पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे, है ना। तो इसको हम, ये जो नियम दिया था मेंडल ने, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको हम लोग व्यापक नहीं बोल सकते। ये दोनों व्यापक है। व्यापक मतलब वही सेंस की सब जगह सारे मामलों में सत्य है, लेकिन स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो हर जगह सत्य नहीं है, तो उसको हम लोग मान सकते हैं कि वो व्यापक नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो याद रहेगा इनमें कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये व्यापक नहीं है। दिया तो उन्हें तीनों ही उन्होंने ही दिया था, लेकिन ये व्यापक नहीं है, ये नियम व्यापक नहीं माना जाता है। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए, तो यही है लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो यहीं पे आज रहने देते हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया है। अब बाकी क्वेश्चन को अगले वीडियो में किया जाएगा। तो इसमें मात्र कितने क्वेश्चन किए गए, तो 60 क्वेश्चन किए गए, और भी जो क्वेश्चन बचता है अगले वीडियो में इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ना, तब तक के लिए सबको जय हिंद।